नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आपको अच्छी तरह से याद होगा, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की। इस फिल्म का नाम था द केरला स्टोरी। इस फिल्म में केरला स्टोरी में दिखाया गया था कि कैसे दरअसल जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस जैसे आतंकी संगठन हैं, कैसे वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को इस्तेमाल करके केरल में उन्होंने अपना जाल फैला दिया है और कैसे केरल की बच्चियों को, केरल की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उन्हें भारत से बाहर ले जाकर आतंकवादी बनाया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ। फिल्म का जो ट्रेलर था उसमें 33,000 लड़कियों की बात की गई, इसको लेकर विवाद हुआ। बाद में यह हुआ कि नहीं, 33,000 नहीं, दरअसल 3 लड़कियां थीं जो केरल से निकली और दरअसल वो आतंकी संगठनों का हिस्सा बनी। और ऐसी लड़कियां, ऐसे परिवार जो हैं, उनकी रियल स्टोरियां केरल में आज भी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। मीडिया में भी वो जो परिवार थे, वो जो बच्चियां थी, उनके बारे में सच्ची कहानियां छपी। लेकिन इस फिल्म को लेकर यह कहा गया कि यह फिल्म केरल को बदनाम करती है। जी हां, यह कहा गया यह फिल्म जो है केरल को बदनाम करने वाली फिल्म है। केरल में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि मेरा केरल ऐसा है ही नहीं और यह केरल की कहानी नहीं है। अन्य लोगों ने कहा, लेफ्ट ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह केरल को बदनाम करने की साजिश है। ममता दीदी ने अपने यहां इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को गलत करार दिया, लेकिन फिर भी इसका विरोध होता रहा, यह कहकर कि यह केरल को बदनाम करने वाली कहानी है। मुझे नहीं पता कि एक सच्ची कहानी केरल को कैसे बदनाम करती है, लेकिन केरल बदनाम कैसे होता है कि आप तय कीजिए। क्योंकि केरल में 2 दिन पहले हमास, जी हां, वही हमास जिसके आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को बाकायदा इजराइल के अंदर घुस करके आतंकी हमला किया था, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। वही हमास जिसने महिलाओं के साथ बर्बर तरीके से बलात्कार किया, महिलाओं के नंगे शवों को लेकर के उनको घुमाया। वही हमास जिसने बच्चों को, निर्दोष बच्चों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी। अभी एक और हमास की कहानी आ रही है कि एक घर में घुसकर एक पुरुष को गोली मार दी। बच्चे को ओवन के अंदर, जो खाना बनाने का, जो जिसमें गर्म करके खाना रखा जाता है, बच्चे को ओवन में जला दिया। और जब तक ये काम करते रहे, बच्चे को जलाते रहे, तब तक घर में जो महिला थी उसके साथ बलात्कार करते रहे, उसकी वीडियो बनाते रहे। लेकिन हमास के एक नेता को, हमास के एक संस्थापक जो सदस्य है, ऐसे नेता को केरल में एक रैली के लिए वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया। वर्चुअल तरीके से हमास का एक संस्थापक सदस्य 7 मिनट तक केरल में बाकायदा भाषण दिया। वहां मौजूद लोगों से कहा, उनको कस्में खिलाई कि सड़कों पर उतरो, हमास का समर्थन करने की कस्में खिलाई और हिंदुत्व को बुलडोजर कह के, कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने की बात कही। उसके कुछ घंटे बाद केरल में एक ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट का अभी जो संबंध है वो सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। एक व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन उस ब्लास्ट को अगर छोड़ भी दें तो अभी सवाल यह है कि आखिर क्या केरल के रास्ते हमास की भारत में एंट्री हो गई है? और अगर ऐसा है तो यह भारत के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है और आतंकवाद से हम लड़ते रहे हैं। बड़े मुश्किल से भारत जो आतंकवादी हरकतें हैं उन पर बड़ी मुश्किल से बहुत हद तक काबू पा पाया। अभी तक तो हमने पूरी तरह से काबू नहीं पाया है। ऐसे में हमास की एंट्री अगर होती है केरल के रास्ते, तो फिर केरल बदनाम फिल्म से हुआ था या इस रैली से हुआ है? आज 2 टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, केरल में मामला गरमाया हुआ है।
बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। लेफ्ट और कांग्रेस, क्योंकि केरल में कभी लेफ्ट आती है कभी कांग्रेस आती है, और इंडिया अलायंस वहां की जो दोनों जो पार्टियां हैं जो सत्ता में है विपक्ष में है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और इन दोनों पार्टियों पर, दोनों गठबंधनों पर आरोप है कि ये कट्टरपंथी संगठनों को, आतंकी संगठनों को वहां पर हवा देते हैं, और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस भी कह रही है कि हां मामले की जांच हो, लेकिन कांग्रेस कभी इधर कभी उधर जाती है, और लेफ्ट तो खुलकर इजराइल के विरोध में और हमास के समर्थन में उतरा हुआ है। इसी सब पर आज चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा सुनिए इसको लेकर क्या कुछ बयानबाजी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। विस्फोट इस प्रकार से हो रहे हैं, हमारी सेंट्रल की भी एजेंसीज रहती हैं, स्टेट की भी एजेंसीज रहती हैं। ये इनपुट, जानकारी, इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, उसका अभाव दिखता है। वरना ऐसी गतिविधि हो जाए और आपको पता न चले, ये दुखद है। राहुल गांधी चुप क्यों? कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन उन लोगों को क्यों दे रही जो ऐसा कार्यक्रम करवाते हैं जहां पर भारत में आग भड़काने की बात की जाती है, जहां पर विवाद खड़ा करने की बात की जाती है, जहां तुष्टीकरण की बात की जाती है, और ऐसे लोग जो आतंकवाद के साथ जुड़े हैं वो एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हैं और अगले दिन बम धमाके केरल में होते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कांग्रेस की चुप्पी पर, कम्युनिस्ट पार्टी की चुप्पी पर। आखिरकार इन दोनों पार्टियां चुप क्यों है? इनका समर्थन ऐसे लोगों को क्यों है जो भारत में इस तरह का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं? राहुल गांधी की चुप्पी अपने आप में दिखाती है कि वोट के लिए ये किसी स्तर पर भी गिर सकते हैं। केरल के लिए कम से कम यह घटना असाधारण है। केरल जैसे प्रांत जहाँ कभी ये चीज़ों में होती ही नहीं, और किस उद्देश्य से घटना हुई है और इसके पीछे क्या कारण है, उसका जांच जरूर होनी चाहिए, और शुरुआत होते ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं वहाँ पर भी अशांति होगी। केरल के ब्लास्ट की घटना निंदनीय है। वर्षों से वहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने देश के खिलाफ उठने वाली आवाजें और देश की आंतरिक सुरक्षा के जो खतरे की आवाजें हैं उनको पाला भी है, महामंडित भी किया। ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। केवल ये एक घटना नहीं है, ये एक अलार्म है। और 2 दिन पहले जिस तरह हमास के एक नेता को वहाँ वर्चुअल संबोधित कराया गया, और केरला की सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही, यहाँ उसकी स्वीकृति दे रखी थी। ये जानबूझकर तमस व तनाव का वातावरण पैदा करके देश की आंतरिक सुरक्षा पर चोट की जा रही है। For Kerala has seen the growing rise of a lot of fundamentalist organizations and a rise of a lot of organizations that have very extremist, radical Islamist thoughts. Right now Kerala is ruled by the Communist Party, and the Congress Party and the Muslim League are, both of them are two parties that are two prominent opposition parties. All three are part of this National India Alliance, and the three parties are competing with each other to grow, to support these radical extremists for their narrow vote bank politics. The Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address the large gathering of youth and inciting them with radicalism and Hamas, contrary to what Sri Munir says of the Indian Union Muslim League or what Swaraj says of the CPM, is certainly a terror organization that has wrecked lives, raped women, killed children. Few days back,
a leader of Hamas. He joined virtually here and he was talking openly about the Hamas. And this government was a silent spectator. What does this mean? You are bringing a bad name to the land zone, God's own country, Kerala. Will you allow this? Will you allow this? Whether this should happen and continue? And again I charge, let independent inquiry take place. The government of India is in full support for that inquiry and will give all assistance which is needed. But Mr. Pinarayi Vijayan, go into the depth of it and see your underplaying, your soft peddling with radicals have brought what situation? That bomb blasts are now taking place here in God's own country, that peaceful country. We cannot allow this. We cannot allow this to happen. Mr. Pinarayi Vijayan, you will have to go, and this peaceful land will have to survive and go forward. That we have to understand. तो आपने सुना किस तरह के इस पर पूरी तरह से बीजेपी हमलावर है और कह रही है पिनराई विजयन मुख्यमंत्री, और वहां पर जो कांग्रेस भी जिस तरह से इन संगठनों को जो है ढक छुप कर सपोर्ट करती रहती है, उसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार हमास के समर्थन में वहाँ रैलियाँ निकल रही हैं और उन रैलियों में बाकायदा कई नेता शामिल हो रहे हैं। उसमें जो है ऐसे उसमें जो है शशि थरूर जैसे नेता भी शामिल हुए। हालांकि जब उन्होंने हमास के आतंकवाद का विरोध कर दिया उसी मंच पर, तो शशि थरूर के भी विरोध में अब कई लोग वहाँ खड़े हो गए। तो बड़ी अजीब सी राजनीति वहाँ पर चल रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे दो टूक में। आज जो मेरा सवाल है वो आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, हमास के समर्थन में मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग और जमात के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए। हमास के समर्थन में मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग जमात के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसी पर चर्चा करेंगे। चार मेहमान मेरे साथ जो है जुड़ चुके हैं आज की डिबेट में। चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी। मेरे साथ जो है विजय कौशिक जुड़ चुके हैं और मेरे साथ पथिकृत पायने जुड़े हैं, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं राजनीतिक मसलों पर आऊँ उससे पहले पथिकृत पायने में आपके पास आता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो एंट्री पॉइंट दे दिया है, केरल जो है दरअसल एक एंट्री गेट बन गया हमास के लिए, ये भारत के लिए जो है बहुत शुभ लक्षण नहीं है। क्या ये जो कुछ डेवलपमेंट है, क्या भारत के लिए खतरनाक डेवलपमेंट है? आप देखते हैं रणनीतिक रूप से। अशोक जी नमस्ते, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए आभार। पहली चीज तो यह है कि आईएसआईएस का एंट्री भी इसी तरह से हुआ था, और दूसरी चीज है हम सबको समझना चाहिए कि हमास और पैलेस्टाइन एक चीज नहीं है। आज भी भारत सरकार 2 स्टेट सोल्यूशन पे कायम है, लेकिन हमास के बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमास के बारे में इजिप्ट क्या सोचता है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इजिप्ट का जो बॉर्डर गाजा के साथ है वो बंद है, वो खुलते नहीं है, अभी भी नहीं खुला है। और हमास जैसे संगठन का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड का पैदाइश उसकी इजिप्ट में हुआ है। वो संगठन सऊदी अरब में बैंड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैंड है, बहरीन में बैंड है और कई सारे और देशों में बैंड है। तो हमास का जो टॉप लीडरशिप है ना, जो आज ये उस दिन का जो कार्यक्रम में आया था, वो बैठे रहते हैं कतार में, वो बैठे रहते हैं टर्की में, और हमास का जो पूरा नेटवर्क है वो ऐसे जगह से ऑपरेट करते हैं गाजा में जहां पे सिविलियन हॉटस्पॉट है, उसके आड़ में करते हैं। क्या उनको पता नहीं था कि इजराइल
में वो लोगों ने जो किया, जिसका वीडियोग्राफ करके उसको सोशल मीडिया में डाल के वो जलील जिस तरह से इजराइल को किया, क्या उन लोगों को पता नहीं था कि उसका रिटेलिएशन होगा? क्या उन लोगों को पता नहीं था कि उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होगी? या फिर उसके लिए वो वेट कर रहे थे कि उसको लेकर फिर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा? आज ही ये रिपोर्ट आया कि उसके वहां पे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल गाजा में है, उसके नीचे पूरा टनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा गाजा में हमास ने। तो इस तरह के जो संगठन है जिसके साथ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फतह है, फतह के साथ इनका बहुत बड़ा लड़ाई है। फतह यसर अराफत को इस देश में बहुत सालों से एक आइकॉन की तरह माना गया है और फतह के साथ इनकी लड़ाई है। और मैं एक चीज अशोक जी कहना चाहता हूं, लोगों को समझना जरूरी है, फतह ने एक टाइम पे हमास के ऊपर सैंक्शन लगा के दिया था। ओस्लो अकॉर्ड जो था 1993 में, जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता था, सबसे बड़ा उसमें रुकावट फतह हमास था और उसके साथ इस्लामिक जिहाद मूवमेंट था। आप लोगों को सबको समझना जरूरी है, जो हमास है ये 2 स्टेट सॉल्यूशन तो दूर की बात, इजराइल तो दूर की बात, ये चाहते हर एक जीव को वहां पे मार दे। दैट कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन। तो इस तरह के संगठन को इस तरह से अगर इंडिया में एंट्री दी जाए और ये कहा जाए कि आज आप प्रेशराइज किया जाए सरकार के ऊपर कि आप वहां पे बोलिए कि सीज फायर हो जाए, कल तो फिर दूसरे देश हमें बोलेंगे कि लश्कर तोयबा के साथ आप बातचीत कीजिए, फिर जैश ए मोहम्मद के साथ बातचीत कीजिए। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो वेरी क्लियर है कि पैलेस्टाइन जो इशू है 2 स्टेट सोल्यूशन जरूरी है, लेकिन हमास जो इशू है वो सेपरेट है। इस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इजराइल में जाके सिर्फ बच्चों को मारते नहीं है, एक प्रेग्नेंट महिला के पेट चीर के वहां के अंदर, उसके अंदर जो एक वो फीटस था उसको निकाल के उसको जो मारा जाता है, उसका वीडियोग्राफी होता है। एक 43 मिनट का अशोक जी एक अनएडिटेड वीडियो दिखाया गया है, आईडीएफ ने दिखाया है तेल अवीव में, सारे जर्नलिस्ट को, इतना ग्राफिक है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। आप देखिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिटिकल करेक्ट एक इंटरप्रिटेशन इनके लीडरशिप देते हैं कतार में बैठ के, क्या वो क्यों नहीं जा रहे लड़ाई करने के लिए? कतार में बैठे क्यों है, टर्की में क्यों बैठे? क्या इस तरह के संगठन को हम आज यहाँ पे पनाह दे? और उसमें ही इज मोटिवेटिंग पीपल। यस, ये खतरनाक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अशोक जी, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पैलेस्टाइन के खिलाफ कुछ कहा है, ऐसा नहीं। आज इंडिया ने वहां पे सिविलियन एड भी भेजा है, लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है वो एड लोगों तक पहुंचते नहीं है, वो हमास उसको ले लेता है। तो आज अगर वहां पे 2 स्टेट सॉल्यूशन अगर उसमें जरूरी है, सबसे बड़ा रुकावट भी वहां पे हमास है, और हमास इज वर्स देन आईएसआईएस। अशोक जी, बाइडेन का स्टेटमेंट है। पथिकृत, शुक्रिया आपका, आपने ये चीज शुरुआत में ही क्लियर करी, और यही चीज सबको सबसे पहले समझनी चाहिए कि हमास और फिलिस्तीन 2 अलग अलग चीजें हैं। भारत फिलिस्तीन के कॉज को लेकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहता है, लेकिन हमास के साथ नहीं खड़ा है। और दिक्कत यह है कि केरल में हमास के नेताओं को बुलाया गया था, जो हमास के ऐसे नेता जो खुद तो 5 स्टार जो है होटलों में उठते बैठते हैं, खुद जो है गाजा पट्टी में कभी जाते नहीं, दूर बैठते हैं और सिर्फ आतंकवाद भड़काते हैं। और वो लोग अब भारत में भी आतंकवाद जो है फैलाने के लिए, भारत में भी आतंकवाद को भड़काने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो है केरल एक एंट्री पॉइंट देता है, और यहीं से विरोध की शुरुआत होती है। शाजिया इल्मी, सवाल ये है कि ये गंभीर मामला है। देखिए, केरल सरकार, आप ये कह के नहीं कर सकते कि भाई केरल सरकार की जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली देश में आतंकी घटनाएं ना हो, उसके लिए सेंटर जो है, सेंटर को पूरी तरह से उसमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप एनआईए जांच की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है कि 7 मिनट तक उसका भाषण होता रहा, केरल की सरकार ने कुछ नहीं किया, केरल की सरकार को इसकी पूर्व सूचना भी थी तब भी कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब केंद्र सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार बहुत कुछ करेगी और करना पड़ेगा। हम कतई नहीं चाहते कि भारत में केरल जैसे गॉड जोन कंट्री जिनको कहा जाता है, जो उपाधि दी गई है ऐसे राज्यों को, वहां पे गाजा जैसे हालात बने। और मैं एक और बात जरूरी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इमोशनल कनेक्शन है हमारे भाइयों का यहाँ पे और बहनों का फिलिस्तीन कॉज के लिए, मैं तो समझ सकती हूँ उसको, लेकिन क्या हम चाहेंगे कि उसको उस जो वहां पे आग लगी है उसके लपटे हमारे देश में आए? हम अपने देश का सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े और अपने देश में अमन चैन बहाली को दूर फेंके, और इतने हम मशगूल हो जाएं और कि हम उस आग की लपटों में अपने को फना कर दें?
ये सोचने वाली बात है। और मुझे बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है, और मैं मुखर होकर बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ। देखिए 1919 खिलाफत मूवमेंट से लेकर अब तक आप देखिए, हमारी भारतीय मुसलमान जो मेरे भाई बहन हैं और मेरी फेलो कम्युनिटी है, अब मुझे समझ में नहीं आता एक बात कि आप देखेंगे मेरे लिए हमारे लिए तो वही अच्छा है जो भारत के लिए अच्छा है। हम वहीं पे रहते हैं, वहीं पे हमारा धर्म है, घर है, माशरा है, समाज है। हम फील कर सकते हैं किसी और के लिए, लेकिन बिना हम समझे हुए हमास की बात। अभी आपके एक और बहुत अच्छा उन्होंने जो आपके प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने बताया, जॉर्डन तक में 1979 से अब तक हमास बैंड है। चाहे वो इजिप्ट हो, इस्लामिक ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड से उसकी रूट्स हैं, जिसके बाद ही जिसमें जो कुछ हुआ है, अब जो जनरल सीसी बैठे हैं उसको हटाने के बाद वहां पे काबिज हैं। यही नहीं, इजिप्ट के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कई बार उसको संगठित करार किया है। जॉर्डन में फिलिस्तीनी आके काम करते हैं, लेकिन मैं बता दूं हमास पूरी तरह से बैंड है। हमास हाई सीट पर बैठा है इजराइल के साथ, और फतेह को दुत्कार कर, ललकार कर, और सिर्फ बेरूत में, कतर में, दुबई में बैठते हैं इनके जो सीनियर लोग हैं, और बहुत पैसा इनके पास आता है। और गाजा में जो सिविलियंस हैं, जो मासूम लोग हैं, अभी अल-शिफा मॉस्क अस्पताल का वो जिक्र, किसी अस्पताल, वो अल-शिफा है जहां का जिक्र आप कर रहे हैं, और वहां पे आप सोचिए अगर खुदा ना खास्ता उस बड़े अस्पताल में अगर कोई स्ट्राइक हो जाए तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। इन सब सूरत हाल में बजाय समझने के, और ज्यादा समझने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी हम समझ सकते हैं। बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 48 में, ऑस्लो की बात उन्होंने अभी की। अब देखिए 2 नेशन सोल्यूशन, अराफात का जो सपना था, इसको लेकर क्या क्या बातें हुई, एरियल शेरोन ने इसमें क्या बोला था। अब आप देखिए उसको दरकिरार करने वाला ये हमास जो संगठन है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, वो सोल्यूशन नहीं चाहता, वो शांति नहीं चाहता, वो हमेशा जंगजू जो कहते हैं ना, हमेशा इस मोड पर की लड़ाई हो, फितना हो, फसाद हो, और परपेचुअल हो। परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए हो। ऐसे संगठन का साथ हमारे भारत का क्या लेना देना, आप बताइए। हम अपने देश की नहीं फिक्र करेंगे, हम अपने बच्चों की, अपने मुस्तकबिल की, अपने समाज की, अपने माशरे की नहीं फिक्र करेंगे। हम इसमें घुसना चाहेंगे, मतलब क्यों करना चाहेंगे, हम क्यों करना चाहेंगे अशोक। मुझे बस शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, इतना सब कुछ करने को है, हम वहां पे ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये तो जो इस तरह की सब स्टैंड ये लोग ले रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग वाले हो, चाहे पूरा यूडीएफ और एलडीएफ हो, आप सोचिए ऐसा स्टैंड तो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया नहीं ले रहा है। वो बच रहा है वो बातें कहने से। ये फिलिस्तीनी से ज्यादा फिलिस्तीनी हो गए, हमासी से ज्यादा हमासी हो गए। ये कर क्या रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। देखिए सी बात है, कर क्या जी, यही सवाल है, कर क्या रहे हैं। और ये सिर्फ फिर कह रहा हूं, ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये केरल के लिए अकेले नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। इस तरह की चीजें रोकी जानी चाहिए। सैयद जवाद, आपको भी लगता है कि इस तरह से हमास के नेताओं को बुला करके, उनके संस्थापक सदस्य को बुला करके इस तरह का मंच देना और कस्में खिलवाना कि हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे, ये खतरनाक है भारत के लिए, इससे बचा जाना चाहिए था? अशोक जी, आपने सबको जो है टाइम दिया और करीब 8-9 मिनट दिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में भी कोई इंटरप्ट मत करे और मुझे बहुत उससे सुना जाए, संजीदगी से। देखिए क्या है, हमास के जो समर्थक हैं वो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको बात कर रहा था मोहम्मद बिन सलमान की। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के एक दोस्त और भी हैं, इब्राहिम रईसी साहब, वो भी हमास को समर्थन करते हैं। और वो कौन है? इजिप्ट के, आपको पता होगा। कतर के अंदर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सैयद जवाद साहब के कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो खुले तौर पे जो है हमास को समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद तैयब अर्दोगान, इजिप्ट के, उसके टर्की के, वो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो खुले तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिसकी आप बात कर रहे थे, रूस, पुतिन डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और वहां पे मुल्क शाम के अंदर बशर अल-असद की सरकार जो है, आप बीच में ना मुझे मालूम था आपने जब ये लाइन बोली ना, मुझे मालूम था जब आपने पहली लाइन बोली ना, मुझे बीच में मत टोकिएगा। सुनिए सैयद जवाद, जब आपने पहली ये बोला ना,
जब आपने पहली बोला ना मुझे बीच में मत टोकिएगा, मैं समझ गया था कि अब आप जो है गोबर अपना यहाँ पर उड़ेलना शुरू करेंगे। मैं समझ गया था अब आप लीड करना शुरू करेंगे। मैं समझ गया था अब आप लीड करना शुरू करेंगे। अरे तो सुन लीजिए अशोक जी, नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका बताइए पहले। तकलीफ होने लगी? नहीं, तकलीफ नहीं होने लगी। मैंने कहा लीड करने के लिए आप भी केरल चले जाइए, लीड करिए, मेरे शो में लीड मत करिए। सवाल का जवाब तर्क से दीजिए। एर्दोगान को लेकर के क्या नीतियों भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि एर्दोगान, सुनिए, एर्दोगान एक देश के मुखिया हैं। एर्दोगान एक देश के मुखिया हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ क्या संबंध होंगे ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, समझे आप? आपसे जो सवाल पूछा, आप कहिए हमास का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप लीड करने के लिए मेरे शो में मत आइए, लीड करने के लिए मेरे शो मत आया करिए। मैं आपको पहले कई बार वार्न कर चुका हूं, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, नीचे करिए इनकी आवाज, नीचे करिए इनकी आवाज। मैं पहले कह चुका हूं, लीड करने के लिए मेरे शो में मत आया करिए। जिन एर्दोगान की आप बात कर रहे हैं वो टर्की के मुखिया हैं, उनका भारत के साथ क्या संबंध होगा? उनका टर्की के मुखिया का भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या संबंध होगा यह आप तय नहीं करेंगे, और यह हमास तय नहीं करेगा, यह भारत की विदेश नीति तय करेगी। लीड करने आ जाते हैं टेलीविजन शो में। तकलीफ है मुझे, देखिए ये इसी से बात तकलीफ है मुझे। नहीं सुनिए, एक मिनट शाजिया, एक मिनट, मुझे इस बात से शाजिया मुझे इस बात से कोई तकलीफ, शाजिया मुझे पागलपन सवार है इनके ऊपर। नहीं शाजिया एक मिनट, जुनूनी कैफियत में आ जाते हैं, हाल आ जाता है इनको। शाजिया मुझे इस बात से नहीं कर रहे क्या बोल रहे, कुछ जानना नहीं चाहते। शाजिया मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कोई मेरे शो में आके हमास का समर्थन करे, क्योंकि ढक छुप के लोग कर रहे हैं ना। आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, खुल के करिए, मैं तो कह रहा हूं मेरे शो में मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन उल्टा सीधा लीड करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई कुछ तर्क के साथ कहो ना, लीड करो लेकिन तर्क के साथ करो। आपकी आवाज बंद है, चिल्लाएंगे कुछ नहीं होगा। मैं अपने शो में लीड करने की अनुमति नहीं दूंगा। सैयद जवाद, मैं भगा भी सकता हूं, मैं अपने शो में लीड करने वालों को भगा भी सकता हूं, इतनी वो रखता हूं मैं। मेरे शो में अगर आप बैठना है तो तमीज से बैठिए, लीड करने के लिए मत आइए मेरे शो में। मेरे शो में आना है तो तमीज से बात करिए और ढंग से बात करिए। हमास का समर्थन करना है, आतंकवाद का समर्थन करना है, खुलकर करो, अपना चेहरा दिखाओ, बताओ तुम आतंकवाद के समर्थक हो, बताओ तुम औरतों और महिलाओं को काटने के समर्थक हो, खुल के बताओ, लेकिन लीड मत करो। एक ब्रेक के बाद आता हूं मैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं केरल से क्या हमास की एंट्री भारत में हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल में बाकायदा एक रैली हुई हमास के समर्थन में, और जिसमें हमास के संस्थापक सदस्य जो है उनको बुलाया गया। 6-7 मिनट तक उस आदमी ने भड़काऊ भाषण दिया। उस आदमी ने मुसलमानों को कहा कि सड़कों पर उतर आओ, हमास के समर्थन में कस्में खिलाई और बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने की कस्में खिलाई। केरल पहले भी हम देखते आए हैं कि केरल लगातार जो है कई बार आतंकी घटनाओं का, आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनता रहा है। यहाँ तक कि भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा आतंकी संगठन आईसिस के समर्थन में लोग गए और वहाँ पे भर्ती हुए। इस सब को देखकर जो है चिंता उठती है कि केरल कहीं गेटवे तो नहीं बन रहा आतंकी घटनाओं का और हमास की एंट्री का। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता पथिकृत पाय ने जुड़े हुए हैं, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद, मैं आपके पास पुनः आ रहा हूँ आपके साथ इस अनुरोध के साथ कि कृपया तर्क के साथ मेरे डिबेट में बात रखिए। मैं अपने मेहमानों को पूरा मौका देता हूं बोलने के लिए, काफ़ी समय देता हूं किसी के समय की, लेकिन तर्क के साथ बोलिए, कुतर्क करने के लिए मत आइए। तर्क के साथ बोलिए कि क्या आपको लगता है हमास के इस नेता को जो यहाँ पर बुलाया गया, क्या ये जायज़ था? बोलिए। अशोक जी, देखिए, बीच में इंटरप्ट होता है और बात डाइवर्ट हो जाती है। अभी भी भारत सरकार ने अभी तक मौजूदा मैं देख रहा हूं हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना। और अभी आपको बात बताऊं, अरब न्यूज के अंदर कल ही ये बात छपी है, द क्रैकडाउन ऑफ द प्रोटेस्ट, इज देयर ए चेंज इन इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीन, ये उनकी हेडलाइन है। और उन्होंने महात्मा गांधी को उसमें लेकर के कोट करा है। और तमाम भारत के ऐसे बड़े नेता जिन्होंने फलस्तीन के समर्थन में हमेशा अपना पक्ष रखा, उसको लेकर के बहुत बड़ी बात बोली गई है। और आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी के तौर पे अभी यहाँ पे शाजिया इल्मी जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी। जिस केरल के आप जिनकी ये पिक्चर दिखा रहे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग, इनको बाकायदा रूस ने ये पूरा डेलीगेशन बुलाया था और पुतिन की पीछे से बैक लॉबी सपोर्ट कर रही है। शाम के अंदर बशर अल असद की सरकार को पुतिन की वहां पे सपोर्ट कर रही है। और ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, आपने बताया कि हम उस आतंक की कोई भी समर्थन नहीं करता, आतंकवाद से भारत खुद एक पीड़ित है। लेकिन अभी जो केरल के अंदर बम ब्लास्ट हुए, ये बताइए कि इसमें कौन सा कनेक्शन निकल के आया? सैयद जवाद, मैंने बम ब्लास्ट नहीं, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद, मैंने पहले ही कह दिया कि बॉम्ब ब्लास्ट जो है उसका कनेक्शन इन घटनाओं से, मैंने इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट को इशू नहीं बनाया। मैं ये कह रहा हूं कि हमास को, मैंने ये नहीं कहा कि बॉम्ब, हमास की रैली हो गई हमास के समर्थन में, उसके कारण बॉम्ब, मैंने कतई नहीं कहा है। मैं कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं कर रहा हूं। मैं बड़े साफ सुनिए, मैं बड़े साफ तौर पे कह रहा हूं। अभी आपने कहा, आपने ओपनिंग रिमार्क में यह कहा कि हमास जैसे आतंकी संगठन, क्या भारत सरकार हमास को आतंकी माना है या नहीं माना? ठीक है। मैं आ रहा हूँ शाजिया, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शाजिया, आ रहा हूँ। देखिए, हिजबुल्ला भी वहां पर काम कर रही। हिजबुल्ला को खुले तौर पे पूरा ईरान सपोर्ट कर रहा है। हमेशा यूएस का, हमेशा वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा ये रहा है कि जो उनसे टकराता है उनको वो पहले आतंकी संगठन घोषित करते हैं। यही उन्होंने इराक के अंदर करा। इराक के अंदर कितने अमेरिका ने 15 लाख से ज्यादा बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मार दिया, लेकिन कोई उसको आतंकवाद की डिफिनेशन कहने को तैयार नहीं। अच्छा, आप बताइए, मेरा सजेशन है एक भारत सरकार को, पूरे विश्व के अंदर, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर आज तक आतंकवाद की कोई डिफिनेशन डिसाइड ही नहीं हुई। और मैं भारत सरकार, सैयद जवाद, एक मिनट, सैयद जवाद, एक मिनट, भारत सरकार को निवेदन करता हूं, रुक जाइए 10 सेकंड दे दिए। मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं कि अपने, आ रहा हूं, एक मिनट, विजय कौशिक जी आ रहा हूं, आप अपने मुल्क के अंदर कम से कम आतंकवाद की एक डिफिनेशन सामने रखें ताकि पूरी दुनिया के लिए एक नजीर हो। सैयद जवाद, आपकी सुनिए, सैयद जवाद, मैंने पहले कहा, मुझे तर्क में जो है ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आपके पास अच्छे तर्क होते हैं मैं रोकता भी नहीं हूं, मैं समय भी देता हूं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और ये ठीक बात है कि अभी तक दुनिया आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं तय कर पाई है, इसीलिए क्या आतंकी घटनाएं होती है, क्या नहीं होती उसको लेकर। लेकिन एक बात बड़ी तय है, और ये भी बात ठीक है कि हमास को आतंकी संगठन नहीं माना अभी तक भारत ने, मतलब घोषित रूप से। लेकिन हमास की कार्रवाई को भारत ने 7 अक्टूबर की कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई कहा, यह कहा कि आतंकी टेररिस्ट कार्रवाई है। लेकिन शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या वक्त आ गया है कि हमास को भारत आतंकी संगठन घोषित करे?
देखिए, अगर जियोपॉलिटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई हमें चैप्टर्स बताना चाह रहे हैं कौन किसके साथ है, तो मैं बता दूं उसी हिसाब किताब से रूस चाइना के साथ है, जहां चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो वो तर्क इसमें नहीं बैठेगा। वैसे मैं आपको बहुत सारे तर्क और भी दे सकती हूँ, जैसे मैंने अभी जॉर्डन का और इजिप्ट का आपको एग्जाम्पल दिया। मैं कह रही हूँ IRA आतंकवादी संगठन है, भारत में उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत का क्या ज्यूरिसडिक्शन है? हमास का को लेकर भारत में क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा? अकल बड़ी की भैंस, क्या हिमाकतों वाली बात कर रहे हैं आप? अगर खुदा ना खास्ता हमास का चैप्टर बन जाए, मैं आऊंगा, रुकिए, 10 सेकंड सैयद जवाद आऊंगा, रुकिए, सैयद जवाद आऊंगा, एक ये मिनट। कहाँ अकल है? अकल देखिए, अकल देखिए। अब इंडिया में हमास ऑपरेट करता है ना, तो इंडिया में ऑपरेट करता है। ओके, पर्सनल कमेंट छोड़ दें, ओके, पर्सनल कमेंट छोड़ के तथ्यों पे, तर्कों पे। एक मिनट सैयद जवाद, रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा। अभी विजय कौशिक के पास गया नहीं, ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, 10 सेकंड की बात, ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। अब हमास का कोई ऑपरेशन इंडिया में नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हो गया, अगर इस तरह से सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट जो जमात इस्लामी का है, उन्होंने चैप्टर शुरू किया इंडिया में, तो उसको बैन करना पड़ेगा। अभी इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम लोग कैसे कहते हैं कि आतंकवादी संगठन है? ये कितनी मतलब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मणिपुर पे आ गए कि भाई साहब घूम ही रहे हैं। सैयद जवाद, सैयद जवाद, बेचारे सैयद जवाद, इस डिबेट को हल्का मत बनाइए। सैयद जवाद, आपने जो वैलिड सवाल उठाए थे, मैं उन सवालों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस डिबेट को हल्का मत बनाइए। वो कह रही हैं कि अगर भारत से जुड़ी कोई चीज होगी तो हमास को बिल्कुल ये, और ये ठीक है, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। शायद भारत सरकार को भी वक्त आ गया, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मत भूलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई दुनिया जो है आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं तय कर पा रही है, बड़ी समस्या वाली बात है। और भारत जब यूएन में जाता है, भारत तब यूएन में कहता है कि भाई आतंकवाद की एक परिभाषा तय करो, लेकिन होता क्या है, हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी है, किसके खिलाफ किसके पक्ष में, और उसके चलते किसी के लिए आतंकवादी, किसी के लिए वो जो है आजादी के सिपाही हो जाते हैं, कोई जो है किसी के लिए युद्ध जो है खतरा हो जाता है, किसी के लिए युद्ध जो है वो बिजनेस हो जाता है। ये बात सारी ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं एक मिनट आऊं, लेकिन सही, मैं उससे पहले विजय कौशिक, सवाल ये है कि हमास तो जो है वो तो उसके ऊपर डिबेट चल रही है, और उसको लेकर के मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई जो कार्रवाई करी वो गलत करी हमास को, और फिलिस्तीन और हमास का। लेकिन सवाल ये कि जो संगठन, चाहे वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, जो संगठन इस तरह से हमास को प्लेटफॉर्म देते हैं, वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के खास क्यों होते हैं संगठन? मुझे तो अभी भी याद है, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसको जो है राहुल गांधी ने कहा ये सेकुलर है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर है। आज वो हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए अशोक भाई, राहुल गांधी जी ने एक बार मुझसे कहा था कि विजय, जब हम इस देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इस देश के इन काले अंग्रेजों से क्या डरेंगे? मोदी जी से, अमित शाह जी से और इनके प्रोपेगेंडा से क्या डरेंगे? ये सारा प्रोपेगेंडा मोदी सरकार की देन है, मोदी जी की देन है। और मैं आपको एक बात बता, अरे हमास के नेता को किसने बुलाया था? मोदी जी ने बुलाया। अच्छा आप सुन तो लीजिए, बड़ा गजब कर रहे हैं आप यार। अगर इंडिया में हमास के आतंकवादी आ रहे हैं तो भारत सरकार क्या कर रही है? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहाँ है हमारी सुरक्षा एजेंसी? पहली बात। अभी रणनीतिक विशेषज्ञ ने क्या कहा आपकी डिबेट में? उन्होंने कहा भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार फलस्तीन को जो सहायता भेज रही है, मानवीय सहायता, वो हमास के लड़ाकों के पास जा रही है। तो मोदी जी को यहाँ भी माफी मांगनी चाहिए देश से, कि जैसे वो आतंकी संगठन कह रहे हैं उसको मदद भेज रहे हैं। असल में ये जो केरल वाली घटना है, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की शह है। कतर में जो 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, उन मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है मोदी सरकार की। फिर पहली बात, जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था फलस्तीन की जनता के हक को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, तो यही भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस गद्दार है। फिर भारत सरकार ने अपनी जो स्टेटमेंट जारी की विदेश मंत्रालय के माध्यम से, जिसमें भारत सरकार आज फलस्तीन के साथ खड़ी है, वो क्या था? अरे भाई, हम एक बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। इस देश को बचाना कांग्रेस की प्राथमिकता है, इस देश के भाईचारे को बचाना। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, हमास की कमर टूट गई, हमास की टांग टूट गई, हमास की गर्दन टूट गई, और दूसरी तरफ आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो हमास केरल के माध्यम से इंडिया में एंट्री कर रहा है। जाने क्या बवाल हो जाएगा। तो मोदी जी कहाँ अपने 56 इंची सीने को लेकर घुसे बैठे हैं? तो राहुल गांधी जी ने जो हमें सिखाया है, विजय कौशिक जी,
विजय कौशिक जी, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने बड़ा सिंपल सा, आपने सारा आपने मोदी, ठीक है, आपने मोदी जी के खिलाफ सारा गुस्सा निकाल लिया, बहुत बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं। आप सब, मैं चाहता हूं आप जितना ये जो राहुल जी कहते हैं, मैं उनकी बात का, ये जितना गुस्सा है आप निकाल दिया करिए, तभी तो आप मोहब्बत की दुकान बनेंगे ना। जब गुस्सा आके दो टूक में निकाल दिया करिए, खूब गुस्सा निकालिए मोदी जी के खिलाफ, ताकि आप असल में मोहब्बत की दुकान बन सके। लेकिन मैं ये सीधा सवाल, सर मेरा सीधा सवाल आपसे क्या था? मेरा सीधा सवाल ये था कि आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो हमास के समर्थन में बाकायदा वहां पर जो है रैलियां निकाल रही है, क्या आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्या आज भी वो सेकुलर है? जिस तरह अभी शाजिया इल्मी कह रही थी या दूसरे लोग कह रहे थे कि, अरे भाई आपकी मैंने बात पूछी विजय जी, मैंने आपसे पूछा, कांग्रेस की डेफिनेशन पूछी, शाजिया इल्मी की डेफिनेशन मैं उनसे पूछ लूंगा ना। आप मुझे कांग्रेस की डेफिनेशन बताइए। मैं कांग्रेस की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना। हाँ। इस बारे में राहुल गांधी जी जवाब दे देंगे, चिंता ना कीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी आतंकी घटना के खिलाफ हैं, लेकिन मानवीय अधिकारों का कहीं भी हनन होगा तो उन मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ हम अपनी बात जरूर रखेंगे। भारत का जो दृष्टिकोण रहा है वसुधैव कुटुंब का, और इस देश में सर्वधर्म सद्भाव को साथ लेकर चलने का, कांग्रेस अपने धर्म पर अडिग बनी रहेगी। ओके, वैसे मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वैसे मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, वैसे मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, एक मिनट। ओके विजय कौशिक रुकिए, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ दर्शकों को कि ये वही केरल है और ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसके नेताओं ने अभी जुलाई में, अभी हम अक्टूबर में हैं, अभी जुलाई के महीने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान ने कहा था कि ये सेकुलर है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके नेता सड़क पे निकल के नारा लगा रहे थे कि हिंदुओं तुम्हें मार करके तुम्हारे मंदिरों के सामने लटका के तुम्हारी लाशें लटका देंगे, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। और ये वही केरल है, रुकिएगा एक मिनट, रुकिएगा, ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है, केरल कांग्रेस है जिसने केरल की सड़कों पर गाय का बछड़ा सरेआम काटा था और उसकी दावत की थी। ये मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस है, ये केरल है। इसीलिए मैं कहता हूं जो केरल है ना, वो केरला स्टोरी से बदनाम नहीं होता, वो केरल होता है कांग्रेस की लेफ्ट की हरकतों से और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी की हरकतों से केरल बदनाम होता है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद रुकूंगा, आता हूं मैं, रुकिएगा सैयद जवाद, आता हूं मैं, लेकिन पहले मुझे पत्रकार पायले के पास जाना है, क्योंकि ये इस डिबेट का इंपॉर्टेंट बिंदु जरूर है कि आतंकवाद को लेकर के दुनिया की जो दोहरी नीति है उसके कारण जो है दुनिया के सामने समस्याएं बढ़ रही हैं। तो सवाल इसमें सिर्फ यही है कि आतंकवाद को लेकर के आखिर ये डबल स्टैंडर्ड कब खत्म होंगे, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे, टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं आएगी, तब तक जो है बहुत सारे लोग हमास के समर्थन में उतरेंगे भारत में भी और कहेंगे कि ये तो आतंकवादी संगठन है ही नहीं, तो हमें इसका समर्थन करने का भी हक है। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से केरल में हमास के समर्थन में बाकायदा रैलियां हो रही हैं और दूसरी तरफ हमास के एक संस्थापक सदस्य को बुलाया गया, 6 मिनट तक 7 मिनट तक वर्चुअली उसका भाषण हुआ और वो कहता है कि
जो है सड़कों पर उतर आई है, हमास के हक में कस्में खिलवाता है। क्या ये भारत में हमास की एंट्री है, और अगर है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो एंट्री करवा रहे हैं उनको केरल की जो दोनों प्रमुख जो सत्ताधारी मोर्चे हैं उनका समर्थन भी मिल रहा है। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। पथिकृत, सवाल ये है कि जब तक डेफिनेशन क्योंकि आतंकवाद की नहीं है, क्या ये एक बड़ी समस्या है? और आतंकवाद जैसे मसलों पर भी दुनिया गंभीर नहीं है, और इसीलिए कभी हमास, कभी लश्कर तोयबा, कभी आईसिस, कभी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जो आतंकी संगठन हैं उनकी गतिविधियों से, उनकी हरकतों से दुनिया घायल होती रहती है। अशोक जी, ये आपने बहुत सही कहा, और ये इसमें पश्चिमी देशों का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला गेम ये लोग खेलते रहते हैं, एक बहुत बड़े टाइम तक पाकिस्तान में ये इन लोगों ने, आज पाकिस्तान जो इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ टेररिज्म, इसका फंडिंग ट्रेनिंग कहाँ से आया था? ये तो फंडिंग ट्रेनिंग वैसे आया था। हम सबने देखा था वो रैम्बो वाला मूवी, जो अफगानिस्तान में जाके सोवियत को मारते, वो किसको ट्रेन कर रहा था? वो मुजाहिदीन को जिसको ट्रेन कर रहा था वही तो बाद में जाके लश्कर तैयबा बना, वही तो बाद में जाके हिजबुल मुजाहिदीन बना। तो ये तो इशू है। और दूसरी चीज है, और ये इशू मिडिल ईस्ट में भी कायम है, इसी वजह से कुछ देश हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, बिकॉज यूएन आज तक भी कतरा रहा है एक डेफिनेशन देने के लिए कि टेररिज्म का मतलब क्या है। कोई डेफिनेशन नहीं देते क्योंकि पॉलिटिकल ये कन्वीनियंट होता है। दूसरी चीज है, सैयद साहब कुछ बोल रहे थे रशिया और सऊदी अरब के बारे में। मैं एक चीज आप सबको बोलना चाहता हूं। रशिया के प्रेसिडेंट ने 25 अक्टूबर को स्ट्रांगली कंडेम किया हमास ने जो किया इजराइल में, वो 7 अक्टूबर वाला अटैक। सऊदी अरब हैज गॉन वन स्टेप फर्दर। सऊदी अरब के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, सऊदी अरब बोलता है कि आज जो फिलिस्तीनियों का दुर्दशा है उसके लिए एज पर सऊदी अरब बोथ इजराइल एंड हमास आर रिस्पॉन्सिबल। वो हमास को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम किन लोगों को आज इनवाइट कर रहे हैं? आप सोचिए, 2005 से गाजा में इजराइल का कोई प्रेजेंस नहीं है। 2005 से 2007 से हमास वहां पे इलेक्टेड है, बीच बीच में फतह के साथ इनका लड़ाई होता रहता है, और वहां तब से लेके अब तक कतर का मनी जो पैसा जाता है गाजा में वो इजराइल के थ्रू जाता है, इजरायली बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाता है। गाजा में हमास एक मॉडल स्टेट बना सकता था, जो एक इकोनॉमी की तरह से एक सेल्फ रिलायंट हो सकता था। हर दिन 30,000 फिलिस्तीनी आते हैं इजराइल में काम करने के लिए। दुख की बात है, बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्फॉर्मर की तरह यूज किया गया, जो किबुट्स में जाके काम करते थे। वो जाके इन्फॉर्मेशन किया कि कहां पे वो फिल्म पे वो नोवा जो म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है, कौन से किबुट्स में सिक्योरिटी डाउन है। इस वजह से आज जो रिटेलिएशन हो रहा है, क्या हम हमास को पता नहीं था? और दुख की बात अशोक जी क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा? ये लड़ाई अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये पोलराइज हो गया है। इसके बाद हम एक कॉल दे, इसके बाद हम कॉल देगा सबको कि दुनिया भर के मुसलमानों आओ, हमारे लिए लड़ाई करो। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सही जवाब रुकिएगा, मैं आप कोशिश करूंगा आपके पास आऊं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर जो है वो ईडी को लेकर है, दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर है। और जो बड़ी खबर ये है, वो बताया जा रहा है कि शायद जो, जहां खबर आ गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। जी हां, आबकारी मामले में, शराब घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसलिए बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न सिर्फ खारिज करी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बातें बोली। कहा कि 5 से 6 महीने में इस मामले को जल्दी से सुनवाई करके जो है आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह भी बोली, जो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो लेन देन इस घोटाले में हुआ है, इसके कनेक्शन की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था। तो क्या यह कनेक्शन अरविंद केजरीवाल की तरफ जाके जुड़ता है? हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे से जुड़े इसी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। नीरज जी, अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। क्या शराब घोटाले की जो जांच की आंच है, क्या वो अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचती हुई दिख रही है? देखिए अशोक, हम शुरू से ही बोल रहे थे कि जो दिल्ली की आबकारी नीति थी, बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री के संभव ही नहीं थी कि इस नीति को बनाया जाए। और आप देखें कि जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की, परत दर परत इसमें कई सारे जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए कि किस तरीके से संजय सिंह जो शराब कारोबारी हैं उनके लिए बातचीत कर रहे थे। संजय सिंह लगातार मनीष सिसोदिया के पास शराब कारोबारियों से बात करा रहे थे, उनके पास ले जा रहे थे,
और जो फंड रेज करने की बात है वो भी निकलकर सामने आई थी। दूसरी, जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की और साउथ से कई सारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया, तो जो साउथ लॉबी थी जिसमें के कविता, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनकी जो बेटी है वो इसमें साउथ लॉबी में एक प्रमुख चेहरा थी। के कविता से ईडी लगातार पूछताछ भी कर चुकी है। के कविता के जो पर्सनल जो सेक्रेटरी हैं वो इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। 2 लोग गवाह भी बने थे जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से इस पूरी शराब जो नीति है उसको लागू किया गया और जो व्यापारी हैं, शराब कारोबारी हैं, उनको लाभ देने के लिए नीति लाई गई। और उसमें अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल ने बात भी करी थी, एप्पल फोन के थ्रू ये बातचीत भी हुई थी। और ईडी ने जब अपनी जांच की थी तो ये भी निकलकर सामने आया था कि मनीष सिसोदिया ने 12 से ज्यादा एप्पल फोन डिस्ट्रॉय किए थे। तो आखिर ये फोनों को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा था और किस लिए डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो ये तमाम तथ्य निकलकर सामने आए। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है, 2 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है और 2 तारीख को जो पूछताछ होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी अशोक पूछताछ, क्योंकि बिना आबकारी नीति मुख्यमंत्री की सहमति के संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भले ही कहते हैं कि मैं जो आबकारी मंत्री या आबकारी मंत्री का चार्ज मेरे पास नहीं है, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के ये संभव ही नहीं है। और इस पूरे खेल में मुख्यमंत्री भी शामिल थे और जिस तरीके से ईडी ने जांच की थी ये भी सामने आया था कि जो साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रकम जो मिली थी वो गोवा और पंजाब के इलेक्शन में लगाई गई थी। ये पूरी जो जानकारी है वो निकल कर आई थी। और इसके अलावा जो शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए थे उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन हेड है विजय नायर, उनके जो एनजीओ है उसमें भी रकम पहुंचाई थी। और कम्युनिकेशन हेड विजय नायर कह सकते हैं कि इस शराब जो नीति थी उसमें एक मिडिलमैन की भूमिका निभा रहे थे जो आम आदमी पार्टी, और जो शराब कारोबारी है उसमें बिचौलिया की भूमिका में विजय नायर शामिल थे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है, ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, इस समन भेजा है। तो इसका मतलब शराब घोटाले की जांच की आंच में अरविंद केजरीवाल भी सीधे सीधे जो है इसकी लपेटे में आते दिख रहे हैं। और आज ही मनीष सिसोदिया की इस मामले में जो जमानत याचिका है वो मनीष सिसोदिया की खारिज हुई है। मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ी हुई हैं 2 टूक में। शाजिया इल्मी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू हुई थी तो आम आदमी पार्टी में कुछ समय वो अरविंद केजरीवाल के साथ थी। शाजिया, मैं आपकी पहली रिएक्शन चाहूँगा। आपने आम आदमी पार्टी को भी देखा, अब आप बीजेपी में भी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि क्या ये ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत याचिका खारिज कर दी तो उसके बाद अब बीजेपी ने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हमलावर हो गई है, या फिर वास्तव में इस मामले को किसी तार्किक परिणति तक पहुंचाने की एक कोशिश है ईडी की? क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ आम आदमी पार्टी की भी, और उससे पहले जो अन्ना हजारे आंदोलन था उसमें अपना सिपाही के तौर पर मैंने अपना टीवी का करियर, जो आपके जैसा करियर था मेरा, एंकर थी, वो मैंने छोड़ा है। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि ये अंदर की बातें हैं और मेरे बहुत से दोस्त हैं आम आदमी पार्टी में, अभी भी मित्र भाई हमारे, बहुत पुराना आंदोलन का साथ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और आज जाहिर हो गया है कि 6 महीने तक और रहेंगे कम से कम, क्योंकि 338 करोड़ का कैश ट्रांसफर का मामला और मनी ट्रेल सामने आई है। मैं आपको बता दूं, बातचीत में से पता चल रहा है कि ये तार पूरी तरह से केजरीवाल तक जुड़े हैं और ये मानना है आम आदमी पार्टी के अंदर के लोगों का भी इस वक्त कि अरविंद केजरीवाल भले ही कब तक खैर मनाएंगे, क्योंकि और कितनी देर तक सिसोदिया भी और संजय सिंह जी भी लगातार जेल में रहेंगे। और बातों से जो निकल कर आ रहा है वो उसमें ये पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी बेनिफिशियरी रही है, क्योंकि सारा काम प्रचार के लिए वो पैसा का इस्तेमाल हुआ है जिसका के कविता का आप जिक्र कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से, चाहे वो फेस टाइम कॉल्स हो, कम्युनिकेशन हो, डिजिटल फॉरेंसिक से जो बातें पता चल रही हैं वो साफ तौर से पता चल रही हैं कि जो पैसा लिया गया है उसको बाकायदा उसके तार ठीक केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कब तक खैर मनाया जाएगा। और मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज थी अशोक जी, सबको अंदाजा था दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन अब आखिरकार सारा के सारा मनी ट्रेल स्पष्ट है और सब जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है, ये सबके सामने है। ओके नीरज, जल्दी से क्या अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन आया?
देखिए अशोक, अभी तो रिएक्शन नहीं आया क्योंकि ईडी का जो सम्मन है उसकी जानकारी जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आई है, कुछ मिनट पहले आई है। निश्चित तौर पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी जरूर ट्वीट करके या फिर अपने नेताओं के द्वारा बताती है, लेकिन इतना जरूर है अशोक, जैसा कि हम लगातार पहले से भी कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल ने जो शराब कारोबारी हैं उनको इनवाइट किया था और शराब कारोबारियों से बात भी करी थी। एक फेस ऐप करके कोई एक सिस्टम होता है जो एप्पल फोन है, उसके थ्रू ये बातचीत हुई थी और इसमें साउथ लॉबी से बातचीत हुई थी। समीर महेंद्रू जिसको गिरफ्तार किया था ईडी ने सबसे पहले, उससे ये बातचीत हुई थी क्योंकि समीर महेंद्रू पहले इस डील में शामिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन पीए कविता के प्रतिनिधि समीर महेंद्रू से मिलते हैं। इसके अलावा विजय नायर जो समीर महेंद्रू उससे मुलाकात करता है। अरविंद केजरीवाल की बातचीत होती है समीर महेंद्रू से और वो ये कहते हैं कि आप इस डील में शामिल होइए और सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण है और ये भी स्टैब्लिश हो गया है कि समीर महेंद्रू ने जो पैसा दिए थे विजय नायर की जो कंपनी है उसमें समीर महेंद्रू ने पैसा भी दिया था। ये भी बात ईडी की जो जांच है उसमें निकलकर सामने आई है। तो अब मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, बढ़ती हुई दिख रही हैं। बड़ा संकट है और कोर्ट ने यह भी कहा था कि पैसा जो बेनिफिशियरी जो है इस पूरे जो घोटाले का पैसा था उसकी बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी इसमें नहीं बनाना चाहिए जो है पार्टी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी देने के लिए। अगर मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, सैयद जवाद जल्दी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस खबर पर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे ये दिल्ली के घोटाले पर। देखिए, इलेक्शन से पहले मैं आपकी बड़ी जिम्मेदारी से कह करके जा रहा हूं कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता जो हैं इनके घर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जाएगी और बड़े बड़े लोग जो हैं इलेक्शन से पहले जो हैं इंडिया अलायंस के आपको जो है जेल के अंदर नजर आएंगे। लेकिन सैयद जवाद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और 338 करोड़ के घोटाले की जो पैसा है उस पर भी तो वो करा। तो इसीलिए अगर मामले को तार्किक परिणति तक पहुंचाना है तो जिस घोटाले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता फंस चुके हैं, जेल में हैं, जिनको जमानत नहीं मिल रही, कोर्ट कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो क्या तार्किक परिणति ये नहीं है कि अब उसमें अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो? नहीं, अरविंद केजरीवाल क्या, सभी से जो है वो पूछताछ होना चाहिए, वो चाहे आपके पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। अब भाई उनको तो ला करके तोड़ने की पार्टी ये तो मनीष सिसोदिया। जी सैयद जवाद आपका मुझे इतना ताज्जुब होता है, सैयद जवाद आपका संपर्क टूट गया। हाँ शाजिया जल्दी से। हाँ नहीं मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे जवाद साहब अभी कैसे बोल रहे थे ना मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कॉज के लिए, लेकिन जब बात आती है शराब की और शराब घोटाले की, कैसे वो साथ देने लगते हैं शराबखोरों का और जो मुफ्तखोरी हुई है और जो इसमें कमीशन खोरी हुई है। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकायदा प्रमाण है जिसके वजह से ईडी ने पूरा केस बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना किया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि ये मुझे हैरत होती है कि इस घोटाले को भी कवर अप करने के लिए क्या क्या कहा जाता है। मनीष सिसोदिया को जब अरेस्ट किया था तब कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे। 26 फरवरी को इसी साल में मनीष सिसोदिया को किया था, तब नहीं हुआ था। ये तो असलियत है, अब ये तो असलियत है ना। कितना झूठ बोलेंगे आप भाई। देखिए आप कितना पॉलिटिकल, चलिए इस विषय चलिए इस विषय पर सैयद जवाद सुनिए, जवाद साहब सुनिए, इस विषय पर चलिए कल इस पर डिबेट कर लेंगे, आज। हाँ बिल्कुल कल इस पर डिबेट कर लेंगे जल्दी से। आज की डिबेट पे मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से आपकी आखिरी टिप्पणी सैयद जवाद, फिर मैं विजय कौशिक की। जल्दी। देखिए, आतंकवाद का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, आतंकवाद की बिल्कुल भी निंदा होनी चाहिए और कड़े शब्दों में होनी चाहिए। मजलूम कहीं पर भी मरे मैं उसकी निंदा करता हूं, बुजुर्ग कहीं मरे, महिलाएं कहीं भी मरे, बिला उज्र मरे, वो आतंकवाद की मेरे नजर में तो आता है। लेकिन बताइए कि नाथूराम गोडसे को यहाँ पर समर्थन करने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं, क्या वो आतंकी श्रेणी में आता है या नहीं आता? मुझे नहीं मालूम, मेरी जितनी जानकारी है ये जो 5 लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी नाथूराम गोडसे का समर्थक है, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है। बोलिए। अच्छा चलिए विजय कौशिक बोलिए जल्दी से, आपकी आखिरी डिबेट आज आखिरी। ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हमास को लेकर मोदी सरकार तमाम तरह के भ्रम फैला रही है देश की जनता के अंदर, उस हमास को खुद इजराइल ने खड़ा किया था यासर अराफात के खिलाफ। और आज अगर उनके आपस में जंग के हालात हैं तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि फलस्तीन की निर्दोष और मजलूम जनता जिनके ऊपर आज बम गिर रहे हैं
उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक, इसलिए ओके, मोदी सरकार हाँ, अब ना ओके। चाहते हुए फलस्तीन के पक्ष ठीक में है सर, आते मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। शाजिया आखिरी सर, विजय मेरे जी, पास समय सर, मेरे पास समय नहीं है। कंफ्यूज है, ये भी कह रहे हैं इजराइल के साथ, हमास के साथ है, तो समझा देना यूडीएफ और एनडीएफ को वहां पे और आईयूएमएल को कि भैया क्यों हमास के लीडर को बुला रहे हो, वो तो इजराइल के साथ है। ओके ओके ओके, चलिए सबको स्क्रीन से हटा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। मेरे पास आज समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है, हमास जो है, भारत ने उसको भले ही आतंकी संगठन नहीं घोषित किया हो, लेकिन उसकी कार्रवाइयां आतंकी कार्रवाइयां हैं। भारत ने भी ये कहा है, दुनिया भी कह रही है। ऐसे संगठन के नेताओं को बुलाना, उसके भाषण दिलवाना, भड़काऊ भाषण दिलवाना, ये ना केरल के लिए अच्छा है, ना ये भारत के लिए अच्छा है। और ऐसे जो लोग बुला रहे हैं, उनको अगर लेफ्ट और कांग्रेस के लोग सपोर्ट करेंगे तो आतंकवाद को खड़ा करने में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।